नए विधेयक में व्यभिचार और समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। आत्महत्या का प्रयास करना अब आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा। अभी तक आत्महत्या के प्रयास करने में भी सजा का प्रावधान था। इस सत्र में निलंबित किए गए 97 सांसदों की अनुपस्थिति में विधेयकों के पारित होने से पहले शाह ने सितंबर के भाषण से अपना रुख दोहराया और प्रस्तावित बदलाव को कहा कि ये दंडात्मक नहीं है बल्कि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं। संगठित अपराध, आतंकवाद और जाति, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर 5 या उससे अधिक लोगों के समूह द्वारा हत्या के अपराध के रूप में जोड़ा गया है। मतलब मॉब लिंचिंग कह सकते हैं आप। ट्रांसजेंडर को लिंग की परिभाषा में शामिल किया गया है। मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ ट्रांसजेंडर लिंग भी जो है उसमें शामिल हो गया है। दोस्तों, अंबेडकर नामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। दोस्तों, लोकसभा में निलंबित 97 सांसदों की अनुपस्थिति में 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित कर दिए गए। इन विधेयकों का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एविडेंस एक्ट की जगह लेना है। लोकसभा ने बुधवार को निलंबित चल रहे 97 विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में भारतीय न्याय द्वितीय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक पारित कर दिया। इन विधेयकों का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेना। आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए 3 विधेयक पहली बार 11 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए गए थे। बाद में इन्हें आगे जांच के लिए बृजलाल की अध्यक्षता वाली विभाग संबंधित गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, जिसने 10 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति के सुझावों के अनुसार बिलों में संशोधन करने के बजाय केंद्र सरकार ने 11 अगस्त को बिलों को वापस लेने का विकल्प चुना। 11 नवंबर को एक बयान में कहा गया कि 11 दिसंबर को बिलों को वापस लेने का विकल्प चुना। एक बयान में कहा गया कि संसद की स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए बदलावों के बाद विधेयक को फिर से पेश किया जाएगा। अगले दिन सरकार ने बिलों की नवीनतम पुनरावृत्ति को फिर से पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि विधेयकों को वापस ले लिया गया और फिर से पेश किया गया ताकि अलग अलग संशोधनों को पारित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से बचा जा सके। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता में अब 358 खंड शामिल हैं। इस विधेयक के पहले संस्करण में 356 धाराएं थीं, जिनमें 175 भारतीय दंड संहिता आईपीसी से परिवर्तन के साथ ली गई थी और जिसके द्वारा 22 धाराओं को निरस्त करने का प्रस्ताव था और 8 नई धाराएं पेश की गई थी। विशेष रूप से राजद्रोह के अपराध, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित रखा गया था, को बरकरार नहीं रखा गया है। प्रस्तावित कानून में एक बहुत ही समान प्रावधान जोड़ा गया है। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है। संगठित अपराध, आतंकवाद और जाति, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर 5 या उससे अधिक लोगों के समूह द्वारा हत्या के अपराध के रूप में जोड़ा गया है। मतलब मॉब लिंचिंग कह सकते हैं आप। भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता में अब 531 धाराएं हैं। पहले विधेयक में 533 धाराएं शामिल थीं, जिनमें से 150 को संशोधन के बाद दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी से लिया गया था। पहले की सीआरपीसी की 22 धाराओं को निरस्त करने का प्रस्ताव था और 9 नई धाराएं जोड़ी गई थीं। प्रस्तावित संहिता ने दया याचिकाओं के लिए समय सीमा, गवाहों की सुरक्षा के लिए एक योजना और बयान दर्ज करने और सबूत एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड की अनुमति देने जैसे नई अवधारणाओं की शुरुआत की है।
7 साल या उससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान सारांश परीक्षणों के दायरे का विस्तार करता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां सजा 3 साल से अधिक नहीं होती है। कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का उद्देश्य न्याय में तेजी लाना और अधिक कुशल न्याय प्रणाली विकसित करना सुनिश्चित करना है। इसके अलावा प्रस्तावित कानून विभिन्न प्रक्रियात्मक पहलुओं के कड़ी समय सीमा पेश करता है। अब कितना इसका पालन होगा, ये तो नया कानून जब दस्तखत हो जाएगा राष्ट्रपति का और नया कानून बन जाएगा देश में, तब देखना दिलचस्प होगा। उदाहरण के लिए अनिवार्य है कि पुलिस की पहली सुनवाई के 7 दिनों के भीतर अदालत के समक्ष अपना चालान पेश करना होगा। इसके अलावा यह कानून यह निर्धारित करता है कि चार्जशीट दायर करने के 90 दिन के भीतर जांच समाप्त हो जानी चाहिए। विशेष रूप से आरक्षित निर्णय 30 दिन के भीतर सुनाए जाने की आवश्यकता होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इसमें 170 में अपरिवर्तित है और इसमें 170 धाराएं हैं। इनमें से 23 धाराएं संशोधन के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम से प्राप्त की गई हैं। एक धारा पूरी तरह से नई है और 5 धाराओं को हटाने का प्रस्ताव है। रमेश बुजुर्गी और निशिकांत दुबे सहित कुछ सांसदों ने आईपीसी की धारा 370 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द करने पर सवाल उठाया और इसे फिर से लागू करने की मांग की, तथा गृह मंत्री द्वारा ऐसा कोई संशोधन सूचित नहीं किया गया था। लोकसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 3 कानूनों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में 18 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ साथ 22 विधि विश्वविद्यालयों, 142 सांसदों, 270 विधायकों और जनता के कई सदस्यों के साथ परामर्श शामिल था। यह प्रयास स्पष्ट रूप से 4 वर्षों तक चला और इसमें कुल 198 बैठकें आयोजित की गई थीं। इस सत्र में निलंबित किए गए 97 सांसदों की अनुपस्थिति में विधेयकों के पारित होने से पहले शाह ने सितंबर के भाषण से अपना रुख दोहराया और प्रस्तावित बदलाव को कहा कि ये दंडात्मक नहीं है बल्कि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं। इस चिंता के जवाब में कि इस बदलाव से भारत एक पुलिस राज्य में बदल जाएगा, मंत्री ने तर्क दिया था, गृह मंत्री ने, कि पुलिस को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी जा रही हैं लेकिन कुछ मौजूदा शक्तियों को भी प्रतिबंधित किया जा रहा है। अब जो मुख्य प्रावधान हैं इस नए कानून में, जरा उनको भी देखिए। लोकसभा के बाद अब इसे राज्यसभा में पेश किया गया है। माना जा रहा है कि इस सदन में भी पास हो जाएगा। तो लोकसभा द्वारा पारित किए गए 3 विधेयकों का उद्देश्य औपनिवेशिक युग के कानूनों को बदलकर देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करना है। और जो बदलाव किए गए हैं वो ये हैं कि मॉब लिंचिंग में अपराध की गंभीरता के आधार पर मौत की सज़ा तक सुनाई जा सकती है। नाबालिग से बलात्कार की अधिकतम सजा मृत्युदंड हो सकती है। राजद्रोह की धारा 124 को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह एक ऐसी धारा जोड़ी गई है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध मानती है। नए प्रावधान में अधिकतम सजा 7 साल होगी। विपक्ष का तो यही आरोप है कि ये जो राजद्रोह का नाम न रख करके और जो ये नई धारा जोड़ी गई है, ये एक प्रकार से राजद्रोह के धारा के प्रावधानों की ही पुनरावृत्ति है। अब तो जब ये मामला सामने आएगा तब पता चलेगा, जब इसमें लोगों को चालान होगा, लोगों पर एफआईआर होगी, ये धारा लगाई जाएगी, तब पता चलेगा कि इसकी वास्तविक गंभीरता राजद्रोह जैसी है या मतलब उससे अलग है। एफआईआर दर्ज करने की समय सीमा तय कर दी गई है। अब शिकायत करने पर 3 दिन या अधिकतम 14 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल तक की सज़ा के मामलों में 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी। यानी अधिकतम 14 दिन या छोटी सज़ा के मामलों में 3 दिन में एफआईआर दर्ज करनी होगी। जांच रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना होगा। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर थाने कोर्ट में सीधे भेजने का प्रावधान है। चार्जशीट अब 180 दिन के बाद पेंडिंग नहीं रखा जा सकता। अब 90 दिन के अंदर वो कोर्ट के सामने नहीं आते तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगा। नए विधेयक में व्यभिचार और समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। आत्महत्या का
प्रयास करना अब आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा। अभी तक आत्महत्या के प्रयास करने में भी सजा का प्रावधान था। आतंकवादी गतिविधि के दायरे को बढ़ाया गया है। नए विधेयक में अब भारत की रक्षा के लिए किसी दूसरे देश में क्षति या विनाश को भी इसमें शामिल किया गया है। पहले यह भारत के भीतर सरकारी, सार्वजनिक या निजी सुविधाओं के नुकसान तक सीमित था। आतंकी प्रावधान में अब सरकार को किसी भी गतिविधि को करने से रोकने के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ना या अपहरण करना भी शामिल होगा। अब समझ लीजिए कि ये धारा का जो है कितना गंभीर प्रभाव है। किसी को अगर आतंकी घोषित कर देते हैं वो अपनी तरफ से, तो उसको जहाँ से चाहे उठा लें, जहाँ से चाहे पकड़ लें। इसी की आलोचना हो रही है कि ये पुलिस राज है। भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। इनमें संगठित अपराध, आतंकवादी घटना, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग, धोखे से किसी महिला का यौन शोषण, छिनैती, भारत के बाहर उकसाना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डालने वाले कार्य और गलत या फर्जी समाचार का प्रकाशन भी शामिल है। आप समझ लीजिए आप, मतलब अब इसमें प्रेस भी जो है लपेटे में आ गया है और सोशल मीडिया भी इसके तहत लपेटे में आ जाएगा। पहली बार सरकार ने 5,000 रुपये से कम की चोरी और 5 अन्य छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा को शामिल किया है। भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करने वाली न्याय संहिता 2023 ने मेडिकल लापरवाही से मौत की सजा के संबंध में डॉक्टरों के लिए विशेष वर्गीकरण तैयार किया है। हालांकि संहिता लापरवाही से मौत की सजा को बढ़ाकर 5 साल का कारावास किया गया है। अगर ऐसी मौत किसी डॉक्टर के कारण होती है तो सजा 2 साल तक का कारावास है। मौजूदा कानून के मुताबिक आईपीसी की धारा 304A के तहत लापरवाही से मौत होने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 304A में डॉक्टरों के लिए कोई अलग वर्गीकरण नहीं है, लेकिन इस बार वर्गीकरण कर दिया गया है। क्लास 106 हिट एंड रन मामलों के लिए कड़े दंड का भी प्रावधान करता है। यदि कोई ड्राइवर तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की मृत्यु का कारण बनता है और पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना गाड़ी चलाता है तो उसे 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर को लिंग की परिभाषा में शामिल किया गया है। मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ ट्रांसजेंडर लिंग भी जो है उसमें शामिल हो गया है। समझिए, मतलब स्त्री पुरुष के साथ ट्रांसजेंडर भी लिंग की परिभाषा में शामिल किया गया। ये सब इन कानूनों की खामियां हैं जो प्रारंभिक रूप से दिखाई पड़ी, तो वो मैंने आपको बताया। जी।